वेस्टवर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड नंबर 5। इस वीडियो में मैं ये एपिसोड डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एपिसोड में रोबम की थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई गई है। मोर फोकस इज ऑन रोबम। रोबम किसने बनाया, उसके बनाने का पीछे का रीजन क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी कैपेसिटीज क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, इस सब बारे में इस एपिसोड में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो आपको तो पता ही है, रोबम को बनाया सेरेक ने, सेरेक और उसके भाई ने। क्योंकि क्या हुआ था फ्यूचर में, नॉट अ फ्यूचर, पास्ट में, सेरेक जब बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, तो वो पेरिस में रहा करता था। और पेरिस में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक हुआ था और उसमें हजारों लोगों की जानें गई थी और पेरिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। समहाउ सेरेक और उसका भाई बच जाते हैं और उसको एक बात पता चलती है कि ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू किल ईच अदर और टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। अगर ह्यूमन बीइंग्स को पृथ्वी पर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए और उसको खुद की डेस्टिनी के ऊपर और अनकंट्रोल मैनर में अगर छोड़ दिया जाए, तो अंत अंत में वो प्रोग्रेस तो करेंगे ही, प्रगति करेंगे ही, लेकिन वो एक अच्छी और खुशहाल और शांति भरी जिंदगी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं जी सकते, क्योंकि उनका एक इंस्टिंक्ट है कि एक दूसरे को मारना। उसको ये फील होता है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग का फ्यूचर अगर प्रेडिक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके, तो ह्यूमन बीइंग्स काफी हद तक एक अच्छे और खुशहाल जिंदगी हजारों लाखों साल तक पृथ्वी पर जी सके। इसीलिए ये काम करने के लिए वो दोनों भाई एक सुपर पावरफुल एआई, यानी कि सुपर पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस फिराक में वो रोबम का फर्स्ट वर्जन लॉन्च करते हैं। रोबम का फर्स्ट वर्जन का नाम होता है सोलोमन। वो सोलोमन अच्छा होता है, वो नियर फ्यूचर्स अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाता है। दोज फ्यूचर हुज आर मोर लाइक एनालिटिकल फ्यूचर्स और एनालिटिकल प्रेडिक्शंस, लाइक शेयर मार्केट, वो एक्यूरेट मैनर में प्रेडिक्ट करता है। वो उसको सिर्फ प्रेडिक्ट ही नहीं करता है, तो उसको कंट्रोल भी कर पाता है और उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। उसके बावजूद वो फेल हो जाता है। फेल होने का उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो एनालिटिकल फ्यूचर्स तो प्रेडिक्ट कर पाता है एक्यूरेटली, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन के जो प्रेडिक्शंस है, अगर मैं मेरे फ्यूचर में कैसा बिहेव करूंगा या कोई भी अदर पर्सन उसके फ्यूचर में कैसा बिहेव कर पाएगा, वो कंट्रोल प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकता है और उसके फ्यूचर पर भी वो सोलोमन का कंट्रोल नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसका डाटा अगर सोलोमन में, यानी कि रोबम के प्रीडिसेसर में अगर वो डाटा है, अगर वो ह्यूमन बीइंग कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बिहेव करता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके सोलोमन के सिस्टम पर पड़ता है और सोलोमन की सिस्टम एक तरह से क्रैश हो जाती है और वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में असफल होता है। ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो वो पहला मॉडल है वो स्क्रैप कर डालते हैं, वो जो कुछ भी पहला मॉडल वो कैंसिल करते हैं और सेकंड वर्जन वो लॉन्च करते हैं। उसका नाम होता है रोबोम। आपको तो ऑब्वियसली पता है, और रोबोम काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता है। वो सालों से सक्सेसफुली काम कर रहा होता है और उसके बाद जब डोलोरस की एंट्री होती है, तो डोलोरस अगेन मेस क्रिएट करती है और मेस क्रिएट करने के बाद रोबोम अभी भी जो पहले सोलोमन में प्रॉब्लम था, वही रोबोम फिर से फेस करने लगता है, यानी कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। सो इन ऑल, सोलोमन हो या रोबोम हो, अगर कोई भी एग्रेसिवली बिहेव करता है, तो रोबोम के प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ी शॉकवेव आने की वजह से उसको प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आते हैं। ये तो हो गए रोबोम के शॉर्ट में हिस्ट्री। आपको तो पता है, जो रोबोम का जो क्रिएशन है वो सेरेक और उसके भाई ने दोनों ने मिलकर किया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सेरेक का जो भाई है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। और आपको तो पता है कि ये पूरे ह्यूमन बीइंग का जो कंट्रोल है और प्रेडिक्शन है वो रोबोम ही कर रहा है। तो रोबोम एक लिस्ट बनाता है पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए, और वो लिस्ट में वो डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा, यानी कि कौन मिलियनेयर होगा, कौन गुनेगार होगा, कौन अच्छी जिंदगी जिएगा, कौन बिजनेस करेगा, कौन नौकरी करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा।
कौन कितना पैसा कमाएगा, कौन पॉलिटिक्स में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन सा आदमी इलेक्शन जीतेगा, कौन सा आदमी इलेक्शन हारेगा। ये सब ईच एंड एवरी डिटेल का जो फ्यूचर का जो कंट्रोल है, प्रेडिक्शन एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स का कंट्रोल रोम खुद के हाथ में ले लेता है, या और मोरलेस सेरेक उसको लेने को बोलता है। और उसने एक लिस्ट बनाई रही होती है कि कौन से ह्यूमन बीइंग को हम मेंटल असाइलम में डालेंगे। सो उस मेंटल असाइलम वाले लिस्ट में रोबम सेरेक के भाई का भी नाम डाल देता है, और वो सेरेक को बताता है कि योर ब्रदर इज नो मोर मेंटली फिट, सो उसको मेंटल असाइलम में डाल दो। तो जो सेरेक होता है वो उसकी बात मान लेता है और उसको मेंटल असाइलम में डाल भी देता है। शायद ये सेरेक की चाल है, क्योंकि रोबम का फुल कंट्रोल उसको खुद को और खुद के भाई के हाथ में नहीं चाहिए, उसको खुद के 100% खुद के ही हाथ में चाहिए। सो इसलिए वो अभी रोबम का इकलौता कंट्रोलर है अभी, यानी कि वो अगर इकलौता कंट्रोल है तो वो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर भी आदमी भी है। उधर डैम्सी नाम का एक आदमी है, डैम्सी नाम के आदमी के पास रोबोम का एक्सेस की है, यानी कि अगर डैम्सी से हाथ से हम वो एक्सेस की अगर हथियार ले तो हमारे पास रोबोम का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। उधर डोलोरेस की सिक्योरिटी गार्ड डैम्सी को एक्वायर कर लेते हैं और डैम्सी के पास से वो एक्सेस की हथियार लेते हैं। हथियार लेने के बाद वो एक्सेस के एंटर करने के बाद डोलोरेस जो रोबोम का सारा कंट्रोल सिक्योरिटी हेड के पास आ जाता है, और वो डोलोरेस को फोन करके बताता है कि मेरे पास अभी रोबोम का सारा कंट्रोल है, अभी उसके बाद क्या करना है। तो डोलोरेस बोलती है कि जो कुछ भी डाटा है सभी लोगों का रोबोम के डाटाबेस में, वो सभी डाटा सभी लोगों को भेज दो, उनके फोन्स पर, उनके लैपटॉप्स पर, उनके कंप्यूटर्स पर। उनको जानने का हक है कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, पास्ट में उनके साथ क्या हुआ था एंड ऑल। ये बात सुनकर वो जो सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो बोलता है कि ऐसा करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्योंकि अगर सारी दुनिया के आदमी को अगर ये फ्यूचर पता चल गया तो वो शायद एक तरह से डिस्टर्ब होंगे। सो डोलोरेस बोलते कि वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को ये जानने का हक है। सो वो तो डोलोरेस का ऑर्डर फॉलो करने के लिए ही प्रोग्राम हुआ है, वो करने के लिए ना नहीं कह सकता, वो वैसा ही करता है। और सभी लोगों का सभी डाटा पहुंच जाता है, सभी लोगों को खुद का फ्यूचर, खुद का पास्ट, खुद का प्रेजेंट सभी पता चलता है, और लोगों को मन में एक नाराजगी की लहर फैल जाती है, और लोग राइट्स करने के लिए रास्ते पर उतर आते हैं, और लोग वायलेंस करने लगते हैं। आपको तो पता है, अगर कोई भी मैंने इस एपिसोड में पहले ही बताया, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग चाहे वो एक ही क्यों ना हो, अगर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करने लगे, स्पेशली वायलेंट, तो रोबोम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है, और वो अच्छे तरह से काम नहीं कर पाता है, और फ्यूचर भी अच्छी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। अगर इमेजिन ऐसे राइट्स और ऐसे जो वायलेंट बिहेवियर्स है वो पूरी दुनिया में अगर हो रहे हो, तो रोबोम के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, और उसका रोबोम के ऊपर क्या असर होगा, आप तो इमेजिन ही कर सकते हैं। शायद है डोलोरेस का ही प्लान है कि रोबोम में एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस पैदा किया जाए। आई डोंट नो व्हाई, ये हमको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल 3 ही एपिसोड बाकी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उधर सेरक को पता चलता है जो डोलोरेस ने क्या किया है। इसी फिराक में सेरक डोलोरेस और केलब को मारने के लिए 2 आदमी भिजवा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोनों आदमी फेल हो जाते हैं, और दोनों आदमी को डोलोरेस मार देती है। उधर डैम्सी ने की हैंड ओवर की है सिक्योरिटी गार्ड को, तो अभी डैम्सी का कुछ रोल नहीं रहा है, तो डैम्सी को भी सिक्योरिटी गार्ड और केलब का पार्टनर मार डालते हैं। अभी रोबम का की डोलोरेस के पास है, तो डोलोरेस के पास रोबम का सभी डाटा है, सभी डाटा यानी कि दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनका सभी डाटाबेस अभी डोलोरेस के हाथ में है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली सेरक का भी सभी डाटा उसके पास आ जाता है, तो वो सेरक का डाटा खड़े खड़े ही सभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का
पढ़ती है और उसको पता चलता है कि सेरेक के फ्यूचर में अभी सेरेक के पास साथ क्या होने वाला है। ऑब्वियसली हमको तो फिलहाल कुछ पता नहीं है। सेरेक थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता है और डोलोरेस के साथ निगोशिएट करना चाहता है, लेकिन अभी डोलोरेस तो सभी अभी पावर में आई है, उसको सेरेक के साथ निगोशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो सेरेक के साथ निगोशिएट नहीं करना चाहती है, उल्टा वो सेरेक को धमकाती है। उधर डोलोरेस एक प्राइवेट जेट चुरा लेती है और कैलेब और डोलोरेस वेस्ट की तरफ उड़ जाते हैं। ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। इस एपिसोड में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।